नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन में। तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास, और इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास का, इस टॉपिक में हम महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पुराना वीडियो है हड़प्पा सभ्यता का, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, और उसी सीरीज में ये आगे हम टॉपिक बनाने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। जैसा कि मित्रों आप लोग को मालूम होगा, जिस प्रकार वर्तमान समय में हमारा जो भारत है कई राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, उसी प्रकार पुराने समय में यानी गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व हमारा ये जो संपूर्ण भारत है अलग अलग राज्यों में अलग अलग महाजनपदों में विभाजित था। ठीक है, 16 महाजनपदों में हमारा ये भारत विभाजित था। और ये 16 महाजनपदों का जो जानकारी है हमें, इस 16 महाजनपदों की जो जानकारी है कुछ तो बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है और जैन ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा, इतिहास की जो जानकारी है, इतिहास की जानकारी या पुरातात्विक साक्ष्य या जो भी साहित्यिक साक्ष्य होते हैं या विदेशियों के जो भ्रमण हैं, इन्हीं के साहित्यों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। आपको बता दें, महाजनपद काल यानी किस प्रकार हमें मालूम हुआ कि प्राचीन समय में हमारा संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो ये प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से। तो किस बौद्ध ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ का आपको हम नाम बता रहे हैं, अंगुत्तर निकाय। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ये हमें जानकारी होती है, ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ये हमें जानकारी प्राप्त होती है कि संपूर्ण भारत प्राचीन समय में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और जैन धर्म में इसी की जानकारी जैन धर्म के भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में हमें प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ये हमें जानकारी प्राप्त होती है कि संपूर्ण भारत हमारा प्राचीन समय में 16 महाजनपदों में विभाजित था। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से ये हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो हमारा संपूर्ण भारत था वह 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो जैसा कि आप लोग इस हमारे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, इन 16 महाजनपदों का हम नाम लिखे हैं। आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और मुझको विश्वास है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि देख लीजिए, हम यहाँ पे उन 16 महाजनपदों के बारे में लिखे हैं। ये महाजनपदों का नाम है और ये उनकी राजधानियाँ हैं। तो जो पहला महाजनपद है वो अंग, और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद, इसी महाजनपद की जानकारी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि मगध राज्य के उत्कर्ष से हमारा प्राचीन इतिहास का ये जो महाजनपद काल है वो प्रारंभ होता है। तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, जिसे वर्तमान समय वाराणसी कहा जाता है, पहले बनारस कहा जाता था, जैसा कि मालूम होगा आप लोग को। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत, जिसे श्रावस्ती, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। बज्जी संघ, ये जैसे कि नीचे आप देख रहे होंगे, ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी यहाँ पर, यानी जितने महाजनपद हैं वहाँ पे सभी जगह राजतंत्र व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बज्जी संघ में उस समय भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। गणतंत्र यानी होता है प्रजातंत्र, यानी प्रजातंत्र की व्यवस्था थी उस समय। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा नोटबुक पे कि बज्जी संघ एक ऐसा महाजनपद था जहाँ पर गणतंत्र यानी प्रजातंत्र व्यवस्था लागू थी, यानी उस समय भी प्रजातंत्र की व्यवस्था थी। आइए आगे चलते हैं। मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी कुशीनारा, जिसे वर्तमान समय कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, या पावापुरी। इसको याद रखिएगा, मल्ल महाजनपद की जो राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा या पावापुरी। उसके बाद चेदी की जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती। उसके बाद वत्स
जैसा कि आप लोग यदि महाभारत देखे होंगे तो इसमें से अधिकांश ऐसे महाजनपद हैं जिनके बारे में आपको जानकारी जरूर होगी। जैसे अंग महाजनपद की राजधानी, अंग महाजनपद की जानकारी जैसे कुरु, पंचाल, सूरसेन, गंधार, कंबोज, ये मत्स्य महाजनपद, इन तमाम महाजनपदों का उल्लेख आपके महाभारत में किया गया है। तो कोई ये नया चीज़ है नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी जानकारी वाली चीज़ है। तो आइए, उसके बाद वत्स की राजधानी कौसंबी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जिसे आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, आप लोग को सभी लोग को मालूम होगा। पंचाल जानते ही आप लोग, पंचाल नरेश यानी यहीं की द्रौपदी थी, इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। गंधार, गंधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। कंबोज, कंबोज की राजधानी थी राजपुरा हाटक। अस्मक, अस्मक जो साउथ यानी इंडिया यानी दक्षिण भारत में पड़ता है, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोटिल। अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी आपकी विराटनगर। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं, अभी हम बताया आपको कि बौद्ध ग्रंथों में ही इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला था। और किस बौद्ध ग्रंथ में मिला था? तो अंगुत्तर निकाय में मिला था। और जैन ग्रंथ जिसका नाम, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला था, वो था आपका भगवती सूत्र। तो आइए हम लोग चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज मगध राज्य का उत्कर्ष यानी मगध महाजनपद काल की जो शुरुआत है, जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो जैसा कि अभी बताएं, पुराने समय में बज्जी संघ एक ऐसा महाजनपद था जहां पर बज्जी संघ में केवल गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी यानी प्रजातंत्र शासन व्यवस्था थी। बाकी जितने भी महाजनपद थे उन महाजनपदों में आपकी राजतंत्र शासन प्रणाली थी। और राजतंत्र शासन प्रणाली में जो टोटल दायित्व होता है वो राजा का होता है। हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहे हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। देखिए, जितने हमारे महाजनपद थे 16 महाजनपद, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो मगध का है। क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से, वो आर्थिक दृष्टिकोण हो या भौगोलिक दृष्टिकोण हो, और जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस समय का वो मगध महाजनपद था। यानी जितने भी महाजनपद थे आपको अभी बताए हम, उसके बाद मत्स्य महाजनपद, उसके बाद काशी महाजनपद, कोसल महाजनपद, इन सभी महाजनपदों में मगध साम्राज्य का यानी मगध महाजनपद का एक अलग ही स्थान था। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि सभी महाजनपदों में ये सर्वश्रेष्ठ था। और जो राजा यह ठान लेता था, यदि जो मगध महाजनपद पर राज्य करता था, उसके अंदर इतनी क्षमता होती थी कि जितने भी महाजनपद हैं वो किसी भी महाजनपद को हरा सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। महाभारत में मगध महाजनपद का जो शासन बताया जाता है वह बताया जाता है कि महाभारत में जरासंध जो था वो मगध साम्राज्य का पहला शासक था। लेकिन इतिहासकार यानी कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य इसका नहीं मिल पाया है। इसलिए इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य पर सबसे पहले हर्यक वंश का शासन था। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, मगध साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश का शासन था? हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश का शासन था। और ये शासन कब से कब तक चला? तो ये शासन चला आपका 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। ध्यान दीजिए, हर्यक वंश का जो पहला राजा था, जो हर्यक वंश का संस्थापक था, उसका नाम था बिंबिसार। याद रखिएगा, हर्यक वंश का जो पहला राजा था वो था बिंबिसार। बिंबिसार एक बहुत ही प्रतापी राजा था। हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार एक बहुत ही प्रतापी राजा था। और आपको बता दें, अपने शासनकाल में बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को, मगध साम्राज्य को बहुत ही विस्तारित किया था। इसका जो उपनाम था, इसका उपनाम श्रेणिक था। ध्यान दीजिएगा, पूछता है प्रश्न कि बिंबिसार का उपनाम क्या था? तो बिंबिसार का जो उपनाम था वो था श्रेणिक। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिंबिसार की प्रमुख 3 शादियाँ थी। बिंबिसार की प्रमुख 3 शादियाँ थी। पहली जो शादी हुई थी वो कोसल नरेश, प्रसेनजीत की जो बहन थी, उसकी
बहन जो कोसला देवी थी उससे हुआ था। उसके बाद दूसरी जो शादी हुई थी वो पंजाब के जो प्रधान थे, उस समय पंजाब क्षेत्र के जो प्रधान थे उनकी बेटी से हुआ था, जिसका नाम था क्षेमभद्रा। और तीसरी जो शादी हुई थी वो हुआ था चेटक की बहन, यानी जो वैशाली की रहने वाली थी। तो इस प्रकार आपको लोग बता दें, बिंबिसार के जो प्रमुख हैं वो 3 शादियाँ थीं। इस प्रकार महावग्ग एक जो ग्रंथ है, इसमें ये जानकारी हमें मिलती है कि अपने राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए और अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए बिंबिसार ने लगभग 500 से अधिक शादियाँ की। और आपको बता दें, बिंबिसार के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी बताया कि एक बहुत ही प्रभावी शासक था बिंबिसार, और इसके शासनकाल में 80,000 गांव शामिल थे। यानी जो भी इसके मतलब क्षेत्र था उसमें 80,000 गांव शामिल थे। 80,000 गांव शामिल थे। यानी इसके साम्राज्य में, मगध साम्राज्य जिस समय बिंबिसार शासन करता था उस समय पूरे मगध साम्राज्य में गांवों की संख्या कितनी थी? 80,000 थी। ज़्यादा दिन तक शासन किया बिंबिसार ने। उसके बाद 493 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, इसका एक लड़का था। 493 ईसा पूर्व में इसका एक लड़का था जिसका नाम था अजातशत्रु। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बिंबिसार के बाद मगध साम्राज्य का जो दूसरा शासक हुआ वो था अजातशत्रु। ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार के बाद इसका जो लड़का था अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने पिता बिंबिसार की ही हत्या करके और 493 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठ गया। ध्यान दीजिए, अजातशत्रु कहा जाता है कि बहुत ही ताकतवर शासक था और एक प्रकार का घमंडी शासक भी कहा जाए इसको तो कोई ये नहीं, दोष नहीं होगा, क्योंकि एक पिता का हत्या करके और राजगद्दी प्राप्त करना ये नॉर्मल लोगों के बस की बात है नहीं। तो 493 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके और अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ गया। इसका एक महामंत्री था जो इसका बहुत ही सहयोग करता था, जिसका नाम था सुनीत। ध्यान दीजिए, इसका एक महामंत्री था सुनीत। सुनीत की सहायता से, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अजातशत्रु का जो महामंत्री था जिसका नाम वर्षाकार या सुनीत भी कहा जाता है, तो सुनीत की सहायता से अजातशत्रु ने क्या किया था, इसका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो था कि लिच्छवियों में फूट डाल करके और उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। किसकी सहायता से? सुनीत की सहायता से। किसको? तो लिच्छवियों में फूट डाल करके, और लिच्छवी जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को कहाँ मिला लिया गया था? मगध में मिला लिया गया था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी बोले कि अजातशत्रु जो था एक बहुत ही घमंडी टाइप का शासक था, और जब युद्ध में कुछ ऐसे हथियार थे जो उस समय के युद्ध में प्रतिबंधित किए गए थे, और उन दोनों हथियारों का नाम था, आपको बता दें, उन दोनों हथियारों का नाम था महाशिलाकंटक, और दूसरा जो था वो था रथ मूसल। ध्यान दीजिएगा, रथ मूसल, 2 ऐसे प्रतिबंधित हथियार थे जो जिसने अजातशत्रु ने युद्ध में, जिसको प्रतिबंधित किया गया था उस समय के युद्ध में, लेकिन ये ऐसा मतलब घमंडी शासक था जिसने इन दोनों हथियारों का प्रयोग किया था। इन दोनों हथियारों को इसलिए प्रतिबंधित कराया गया था क्योंकि बहुत ही विनाशकारी हुआ करते थे उस समय। तो महाशिलाकंटक और रथ मूसल ऐसे हथियार थे जो इस समय प्रतिबंधित हथियार भी अजातशत्रु ने अपने युद्ध में उसको चालू करवाया था। और आपको बता दें, इसके जो पिता थे जिसका नाम अभी बताए थे बिंबिसार, बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक, और इसका जो उपनाम था वो था कुणिक। याद रखिएगा, इसका उपनाम क्या था? कुणिक। उसके बाद मगध साम्राज्य की राजधानी, आप लोगों को चार्ट जो बताए थे उस समय बताए थे, मगध साम्राज्य की राजधानी ये अजातशत्रु के भी समय और बिंबिसार के समय राजधानी एक ही जगह थी, जिस जगह का नाम है गिरिब्रज। गिरिब्रज, या इसी को हम राजगृह भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा आप लोग, गिरिब्रज या राजगृह। और आपको बता दें एक पॉइंट जो हमारे दिमाग से उतर गया था,
ये जो बिंबिसार था, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि बिंबिसार जो था वह किस धर्म का अनुयायी था। तो आपको बता दें, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके इलाज के लिए अपने वैद्य राज वैद्य जीवक को भी भेजा था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किसने बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनके इलाज के लिए किसने अपने राज्य वैद्य को भेजा था? तो अजातशत्रु के पिता जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। और ये पॉइंट जो है, इसी पॉइंट से आपको याद रखना है कि जो बिंबिसार था वो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार जो था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बताया है कि 493 ईसा पूर्व में ये जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। तो कहा जाता है ना कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो सेम टू सेम वही कहानी इसके साथ भी हुआ। इसका एक लड़का था जिसका नाम था उदयन, ध्यान दीजिएगा। इसका एक लड़का था जिसका नाम था उदयन, उदयन या उदाई कहा जाता है। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, 461 ईस्वी पूर्व में, 461 ईसा पूर्व में उदयन ने क्या किया कि अपने पिता अजातशत्रु की ही हत्या करके और राजगद्दी पर बैठ गए। 461 ईसा पूर्व में उदयन अपने पिता अजातशत्रु की ही हत्या करके और राजगद्दी पर बैठ गया। और उदयन से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दें, उदयन ही एक वह राजा है जिसने पाटलिपुत्र में, यानी जिसे अब पटना कहा जा रहा है, पाटलिपुत्र में उदयन ने जो सोन और गंगा के संगम पर स्थित है, पाटलिपुत्र में सैनिक शिविर की स्थापना किया था और बाद में वहां पर अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर दी थी। पहले राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु और बिंबिसार के समय वहाँ वो राजधानी थी गिरिब्रज और या राजगिरी। और बाद में जब उदयन का शासनकाल स्टार्ट होता है तो उदयन ने क्या किया कि राजधानी को राजगिरी यानी गिरिब्रज से चेंज करके कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पहले सैनिक शिविर बनाया, उसके बाद कुछ दिनों पश्चात अपनी राजधानी वहीं पर ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद उदयन के बाद कोई इसका प्रभावशाली शासक हुआ नहीं। इसके बाद और 3 शासक हुए। नागदशक इसका अंतिम शासक था। नागदशक की जो हत्या है शिशुनाग ने किया था। नागदशक की हत्या किसने किया था? शिशुनाग ने किया था, याद रखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और नागदशक की हत्या शिशुनाग ने किया था 412 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा इसको। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने किया था 412 ईसा पूर्व में और 412 ईसा पूर्व में ही शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ था। याद रखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो खुद शिशुनाग था। चूँकि शिशुनाग वंश का शासनकाल ज़्यादा दिन का नहीं है। शिशुनाग वंश के बाद आपको बता दें इसका जो उत्तराधिकारी था वो था कालाशोक, जिसको काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए, काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी काकवर्ण था। काकवर्ण की हत्या महापद्मानंद ने किया था। तो आगे के वीडियो में हम नंद वंश के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।